नमस्कार। आज हम लोग एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर चर्चा करेंगे और वो मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि चाहे हिंसा कोई भी कर रहा हो, हिंसा करने वाला मानव है और हिंसा सहने वाला और मरने वाला भी मानव है। तो इस हिंसा के खेल को, इस खूनी खेल को हम कैसे कंट्रोल करें, हम कैसे ग्राउंड की परिस्थितियों में बदलाव लाएं, आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे कि कैसे ऊर्जा केंद्रों के विस्तार से हम ऐसी व्यवस्था का ताना बाना बुनने में सफल होंगे जिससे कि लोग बाग जो वर्तमान उकसाने की कार्रवाई हो रही है, भड़काने की कार्रवाई हो रही है और उसे वोट बैंक में तब्दील किया जा रहा है, लेकिन उसे वो जो घृणित खेल है, उस घृणित खेल को जो है राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग में लाया जा रहा है, यह मानवता के लिए कदापि उचित नहीं है। तो जस्ट बैकग्राउंड क्लियर करने के लिए हम कुछ मुद्दों की बात करेंगे, जैसे कि 1946 अगस्त 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे के तहत रमजान के महीने में 17 अगस्त को वहां के इंटरिम मुख्यमंत्री सुहरावर्दी ने कैसी योजना करके, षड्यंत्र करके और लोगों को उकसाया और उनको जो है दंगा करने में, हिंदुओं को मारने कूटने के लिए विवश किया। यह खेल 3 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। बड़ी संख्या में लोगों के साथ मारकाट की गई, बूचर किया गया। 3 दिन बाद एक हिंदू गुंडा वो भी सामने आता है और वो दूसरे गुंडों को इकट्ठा करता है। वो भी खूनी खेल खेलता है। हालांकि उसके खूनी खेल में थोड़ी सी इंसानियत थी, क्योंकि उसने जो है अपने गुंडे बदमाशों को इकट्ठा करके जो मारा, उसमें उसने चुन चुन के मुस्लिम लीग के अधिकारियों को मारा और 2-3 दिन में ही ये गेम पूरा उल्टा हो गया। इसके बाद सुहरावर्दी ने इस खेल को, क्योंकि उनको ये समझ में आ गया कि यदि हम जहां हिंदू बाहुल की जगह होगी, यदि हम इस तरीके का घृणित खेल करेंगे तो ये बाउंस बैक करेगा। तो फिर जो है नौअखली में अक्टूबर के महीने में मस्जिद के सामने इकट्ठा होके पीर गुलाम सरवर इसके द्वारा पब्लिक को उकसाया गया और उन्होंने कहा कि जो है ना, आप लोग पैदा करते हैं, जो चावल पैदा करते हैं, जो आप लोग तो भूखे रहते हैं, ये चावल आपके जो है हिंदू खाते हैं, उनकी महिलाएं खाती हैं, उनकी महिलाएं सुंदर हैं और आप जो है बदसूरत हैं। तो फिर वो अल्लाह अकबर कह के निकलते हैं और बड़ी संख्या में मैसेकर होता है। लिहाजा कहीं ना कहीं हमें इस खेल को, इस खूनी खेल को, जैसे उसमें जो है उन्होंने बहुत घृणित तरीके से एक एक जो है ना हिंदू को आइडेंटिफाई किया, एक एक व्यक्ति को पकड़ा, उसके घर को जलाया, लोगों को काटा, उनके कटे हुए सिर को पीर गुलाम सरवर के चरणों में डाला, महिलाओं को जो है बलात्कार किया, छोटी छोटी बच्चियों का निकाह बलपूर्वक, 60-62 साल के बूढ़े जो है ना मौलवियों से कराया। तो ऐसे बहुत भाई और बहनों को मुस्लिम बना के और उनका आपस में निकाह कराया। ऐसे ढेर सारे कोयर्सन के काम किए। देखा जाए तो ये सभी काम मानवता के खिलाफ नंगा नाच है। इसको हम हिंदू या मुसलमान के नजरिए से ना देखकर एक इंसान दूसरे इंसान को मार रहा है और एक इंसान उकसा रहा है मानवता के खिलाफ, और दूसरा व्यक्ति जो है ना बेबस होकर उसे वो सब करना पड़ रहा है
जो उसका जमीर इजाजत नहीं देता, उसका धर्म इजाजत नहीं देता है, उसे जो है जबरदस्ती उसे गाय कटवाई जा रही है, गाय का मांस खाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मेरा आप लोगों से प्रार्थना है कि इसे हिंदू या मुसलमान के नजरिए से ना देखें, इन दृष्टांत को केवल दृष्टांत के हिसाब से देखें कि यह खेल मानवता के विरुद्ध है। हम लोगों को भड़काकर उन्हें उकसाने वाले भाषण देकर उन्हें को हिंसा करने के लिए हम प्रेरित करते हैं और अपनी राजनीति चमका रहे हैं। यह एक जघन्य अपराध है, चाहे ये यहां पर हो या मोपला में हो या फिर 1990 में कश्मीर में हो। एक खूनी खेल एक धर्म के कारण भी हो सकता है, लेकिन यदि हम कोई दूसरी जगह पर देखा जाए तो हिंदुओं का भी जो है ना उसमें उग्रवाद हो सकता है। यदि हम इसे हिंदू और मुसलमान के नजरिए से ना देखकर हम ये देखें कि यह पूरा सब कुछ इंसानियत के विरुद्ध कार्रवाई हो रही है और एक इंसान अपने राजनीतिक लाभ के लिए, क्योंकि आप ये देखें जिन लोगों ने हिंसाएं की हैं, जिन लोगों ने आगजनी की है, जिन लोगों ने जो है हत्या करके गला काट के पीर साहब के चरणों में जो है ना सिर को डाला है, जिन्होंने बलात्कार किए हैं, देखा जाए तो उन्होंने इंसानियत के इंसान के खिलाफ जो है वो कुकृत्य किया है। और इसका लाभ उन्हें क्या मिला है? मेरे ख्याल से उन्हें भी एक गिल्ट, एक अपराध बोध होगा कि उन्होंने इतना घृणित काम किया है। और इसका लाभ उनको मिला है जिन्होंने उन्हें उकसाया, इसको राजनीतिक रोटी के रूप में यूज किया, अपनी राजनीति चमकाई और अपने आप को जो है ना एमएलए, एमपी और ओहदे और मंत्री का पद प्राप्त किया। तो यह एक बड़ी दुष्टता है। यह दुष्टता जो है वो मानवता के खिलाफ है। अब हमें ये सोचना है कि हम इन दृष्टांतों को बढ़ाते जाएं या हमें इन दृष्टांतों के रोकने के लिए मानवता को क्या करना चाहिए उसके बारे में चर्चा करना चाहिए। तो आज हम ये कहें कि जो ये अमानवीय कृत्य हैं करने वाले चाहे किसी भी मजहब से क्यों ना हो, यह मानवता के विरुद्ध अपराध है। क्या मानवता के विरुद्ध इस अपराध को रोकने के लिए हमारी कोई व्यवस्था हो सकती है? आज हम इस पर विचारण करेंगे। तो मेरा मानना है कि राजनीतिक लोग, धर्म के ठेकेदार अपने लाभ के लिए, अपनी जो है ना नेतागिरी चमकाने के लिए लोगों को उकसाते हैं और उनको उकसाकर मानवता के विरुद्ध ऐसा अमानवीय कृत्य कराते हैं जो कि असंवैधानिक भी है, अवैधानिक भी है। तो मुझे लगता है कि जो हम वर्तमान जो केसेस हुए हैं, यदि हर केस में हम संज्ञान लें, संज्ञान भी जो एफआईआर है वो बिना थाने जाए हो, जो क्राइम फ्री भारत का अपना मॉडल है कि एक बहुत ही रिफाइंड ऑडियो वीडियो के तहत एफआईआर हो, उसमें यदि लैंग्वेज इंटरप्रेटर की जरूरत है तो बीच में लैंग्वेज इंटरप्रेटर रहे। लैंग्वेज इंटरप्रेटर भी अपना उसमें एक एफिडेविट टाइप का देगा कि इस तरीके से उसने इंटरप्रिटेशन में क्या पाया। सो ही विल आल्सो बिकम द विटनेस टू द प्रोसेस। हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिन कानूनों का उल्लंघन किया वो लगाएगा, लेकिन एक जो है लॉयर वॉलंटियर को भी रखा जाए जो कि उस पूरी चीज को सुन के किन किन धाराओं का अपराध घटित हुआ है वह एक लीगल विटनेस होने के साथ जो है ना उसमें वो अपना पूरा गवाही लिखेगा, अपना बयान लिखेगा, अपने डिजिटल सिग्नेचर करेगा और ये पूरी चीज डेट टाइम लोकेशन के साथ स्टैंप होकर थाने पहुंचे और उस पे जो है थाना प्रभारी जैसे ही सिग्नेचर करता है वो एक फॉर्मल एफआईआर में कन्वर्ट हो जाएगा और थाना प्रभारी का यह वैधानिक दायित्व है कि वो ये कार्रवाई करे।
वैसे भी जो है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट यूपी में ये बात बहुत स्पष्ट ढंग से कही गई है कि देयर इज नो प्लेजर डॉक्ट्राइन। यदि उस मजनून से अपराध घटित होना पाया जाता है तो संज्ञान लेना आपकी वैधानिक जिम्मेवारी है। तो सबसे पहले हम उसमें उस वैधानिक जिम्मेवारी कराएं, फिर जो है एक ऐप के माध्यम से जो लोग भी उसके बारे में जानकारी रखते हैं उनकी गवाही उसमें आ जाए और आगे चल के ये गवाही सुयो मोटो ढंग से, और जो भी गवाही दे उस सबको जो है एक रेवेन्यू स्ट्रीम भी मिले, और जो इस तरीके का खर्च है, चाहे वो वकील के ऊपर खर्च हो, चाहे जो फैसिलिटेटर के ऊपर खर्च हो, या वॉलंटियर के ऊपर खर्च हो, या लैंग्वेज इंटरप्रेटर खर्च के हो, उनको लिबरल रेवेन्यू स्ट्रीम दिया जाए, और जो सम टोटल है इसको करके डबल द अमाउंट शुड बी चार्ज एज ए पेनल्टी ऑन द ऑफेंडर। तो जो ऑफेंडर है वो जेल जाएगा सर्टेनिटी के साथ, क्योंकि इन सब जो है बयानों को डेट, टाइम और लोकेशन के साथ जो है लॉक किया जाएगा। बहुत सारी जो है ना सीसीटीवी की, आईओटी डिवाइसेस की, ड्रोन की, ये सब जानकारियां रिक्विजिशन होके डेट, टाइम और लोकेशन के साथ जो है ना उनको इनक्रिप्ट करते हुए और लॉक करते हुए, हैशवैली से प्रोटेक्ट करते हुए उन्हें ऑलमोस्ट इनफॉलिबल बना दिया जाए, जिससे कि किसी तरीके के अन्य सॉफ्टवेयर से, डीप फेक वगैरह से उसके मैनिपुलेशन की संभावना शून्य प्राय होना चाहिए। फिर जो क्राइम फ्री भारत का कॉन्सेप्ट है कि डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल, तो इनका जो है सुनवाई 1 महीने के अंदर राउंड द क्लॉक चलना चाहिए। इसके लिए जजेस की संख्या बाधा नहीं होना चाहिए। जो लोग इस फील्ड के हैं, इवन आम जो है फील्ड के एक एक तरीके के अपराध के लिए उन्हें एक शॉर्ट कोर्स देके और उनको एक सर्टिफिकेट दिया जा सकता है, उनको एज ए जज नोटिफाई किया जा सकता है, और वो 1 महीने की लगातार वीडियो बेस्ड सुनवाई करके उन्हें 1 महीने के अंदर इसमें सजा देना होगी, जिससे कि लोगों में इस तरीके के जघन्य कृत्य करने के बावजूद भी बेखौफ घूमने का, राजनीतिक लाभ लेने का, खुद मुख्यमंत्री बन के घूमने का, खुद मंत्री बन के घूमने का और अन्य राजनीतिक लाभ लेने का स्कोप खत्म हो जाए। तो ये तो अभी हम कह रहे हैं वर्तमान व्यवस्था में, और अब हम आगे जाएंगे कि वर्तमान व्यवस्था के साथ ही साथ हमें आईपीसी में कुछ नए कानून डालना चाहिए। जैसे एक राजनीतिक व्यक्ति यदि इस तरीके का धमकी भरा कोई स्टेटमेंट देता है तो वो एक जघन्य अपराध माना जाना चाहिए। यदि वो भड़काने वाला बयान देता है जो हिंसा कारित करता है तो वो महा जघन्य अपराध माना जाना चाहिए। और ये सभी, और यही बात जो है धर्म के ठेकेदारों पर भी लागू होना चाहिए। वो धर्म चाहे कोई भी हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख हो, यदि वो कोई धमकी भरी बात करते हैं तो वह है जघन्य अपराध। और यदि उनकी धमकी से मैसेकर जैसी स्थिति निर्मित होती है तो उसे महाजघन्य अपराध माना जाए। पहले केस में, और बल्कि दोनों केस में यह प्रकरण संज्ञेय हो, दोनों केसेस में नॉन अवेलेबल हो, और पहले केस में 10 साल की सजा और दूसरे केस में मिनिमम 20 साल की सजा का प्रावधान किया जाए। एफआईआर जो है ऐप के, सीएफबी के ऐप के माध्यम से डिजिटली रिकॉर्डेड एफआईआर होना चाहिए, जो कि इनफॉलिबल होगी, अकाट होगी। और यदि कोई फर्जी एफआईआर करता है तो जिस सर्टेनिटी से हम 1 महीने में उसको जो है सजा दिला रहे हैं, ऐसे ही 1 महीने में फर्जी और गलत एफआईआर दर्ज करने के लिए भी उसको जेल जाना होगा, उसको सजा होगी। तो हमें जो क्राइम फ्री भारत की 5 सर्टेनिटी हैं कि बिना थाने जाए एफआईआर का दर्ज होना, सेकेंड बैकएंड इंजन क्राइम फ्री भारत का मदद करे जिससे कि इनकी विवेचना एक सबसे साधारण दर्जे का पुलिस ऑफिसर 15 दिन में पूर्ण करे, और क्राइम फ्री भारत के डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल के माध्यम से हर हालत में 1 महीने में उसका निदान करते हुए सजा दी जाए।
या न्याय दिया जाए। और फिर जो है सभी एक डिजिटल चित्रगुप्त जो की व्यवस्था की गई है, जिसको हमने नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम अंडर एंट्री 65C शेड्यूल 7 लिस्ट 1 के तहत जो है बनाकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा है। इसको हमने निक नेम दिया है डिजिटल चित्रगुप्त। तो इस डिजिटल चित्रगुप्त के माध्यम से आपको राइट टू प्राइवेसी गारंटी की जाएगी, लेकिन यदि आप अपराध करेंगे तो उसके पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस पूरे कंटेंट को FIR में कन्वर्ट करके वो जो है सर्टेनिटी के साथ जो है ना उसका संज्ञान होगा। बैक एंड इंजन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की मदद करेगा और 15 दिन में अकाट्य साक्ष्य के साथ चालान पेश होगा। और वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से आज से 1000 गुना ज्यादा ट्रांसपेरेंट एंड लीगली एडमिसिबल ट्रायल, वो भी 1 महीने के अंदर कंप्लीट करके उस व्यक्ति को इन जघन्य अपराधों में, यदि जघन्य अपराध है तो 10 साल के लिए और महाजघन्य अपराध है तो 20 साल के लिए लॉक किया जाए। और राजनीति में जिनके विरुद्ध भी जो है अपराध हैं उनको जो है पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में संशोधन करते हुए, जब इस देश के एक चपरासी बनने के लिए साक्षर और साक्षरित होना जरूरी है, तो फिर क्या वजह है कि देश के कानून बनाने वाले अनपढ़ गंवार और अपराधी हों। यह अत्यंत ही निंदनीय विषय है कि अभी जो चुनाव 2022 में कंप्लीट हुआ है, इसमें 443 में से 403 में से 205 जो है व्यक्ति जो है वो आपराधिक रिकॉर्ड के हैं, उनके अपने खुद के एडमिशन के हिसाब से। इसका मतलब है 50.8585%, लगभग 51% व्यक्ति अभी भी जो है अपराधी किस्म के जीते हैं। यह भी एक सोचने की बात है कि इस चुनाव में योगी और मोदी जीते हैं। योगी और मोदी का ही चेहरा हर सीट पर लड़ रहा था। लड़ने वाला गौण था, लड़ने वाले का चेहरा महत्वपूर्ण नहीं था। लोगों ने उस चेहरे को वोट नहीं दिया, लोगों ने उस योगी और मोदी के चेहरे को वोट दिया। फिर योगी और मोदी की ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्हें 51% MLAs ऐसे चुनना पड़े जो कि आपराधिक रिकॉर्ड के थे। ऐसी राजनीतिक मजबूरियां उन्हें मजबूर ना करें, इसके लिए बड़ा साधारण सा काम है कि पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में संशोधन करके उम्मीदवार के खड़े होने की आहर्ताएं जो है ना निर्धारित कर दी जाएं और एक अपराधी बिल्कुल खड़ा ना हो। मेरा तो यहां तक मानना है कि कुछ और ऐसे कानून बना दिए जाएं जिससे कि अपराधियों को किसी भी सार्वजनिक मंच पर, अब हम जब सार्वजनिक कहते हैं तो ये राजनीतिक भी है, इवन धार्मिक मंच पर भी, अपराधी जिनके विरुद्ध FIR दर्ज है, जब तक वो न्यायालय से एक्सोनरेट नहीं हो जाते हैं, और एक्सोनरेट होने में भी उनको जो है 2 महीने से कम का समय लगने वाला है, तो उन्हें सार्वजनिक मंच, चाहे वो राजनीतिक की हो या धार्मिक की हो या सामाजिक हो, उस मंच पर बैठना और उस मंच पर सम्मान प्राप्त करना को एक संज्ञेय अपराध बनाया जाए, जिसमें जो मंच पर बिठा रहा है उसको भी जो है ना दोषी माना जाए और उसमें बड़ा हैवी फाइनेंशियल पनिशमेंट रखा जाए। तो जैसे 10 लाख की जो है का दंड जो आयोजक अपराधी किस्म के व्यक्ति को बुला के मंच पर बिठाता है, उसे 10 लाख रुपए लगेंगे। और जो अपराधी जिसके विरुद्ध FIR दर्ज है, अभी एक्सोनरेट नहीं है, जिसे न्यायालय संज्ञान ले सका है, यदि वो किसी भी सार्वजनिक मंच पर बैठता है और अपना महिमा मंडन कराता है, तो यह भी एक संज्ञेय नॉन वेलेबल ऑफेंस होगा। मिनिमम 5 साल की सजा होगी और 15 लाख का जुर्माना होगा। यदि हम ऐसे कड़े नियम बनाएंगे तो ना ये राजनेता अपराधियों का महिमा मंडन कर पाएंगे, ना उन्हें टिकट दे पाएंगे, और उसके पीछे क्राइम फ्री भारत का जो पूरा मॉडल है, यदि हम उसे इम्प्लीमेंट कर देंगे
तो हम 2 महीने के अंदर अपराध घटित होने से के 2 महीने के अंदर अपराधियों को सजा दे पाएंगे और वो शिक्षों के पीछे रहेंगे और ये सभी पनिशमेंट कॉन्सिक्वेंशियल होंगे, मतलब कॉन्करेंट नहीं होंगे। तो यदि आप 4 अपराध घटित करते हैं और 10 साल की मिनिमम सजा है तो आप 40 साल के लिए लॉक हो जाएंगे, आप जेल में सड़ जाएंगे, आप उससे कोई राजनीतिक फायदा नहीं उठा पाएंगे। जब तक हम ऐसा नहीं करते हैं, यह भेड़िए जो इंसान की खाल में हैं, जो मानव से मानव को भड़का रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, इसमें हम धर्म विशेष की बात नहीं करना चाहिए। भेड़िया भेड़िया है, राक्षस राक्षस है, आसुरी शक्ति का है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, चाहे पारसी हो। जैसा मैंने कहा है, यदि हम वैसा करते हैं तो हम इस देश को जो है सही दिशा में ले जा पाएंगे। मैं आप लोगों से एक अनुरोध और करना चाहता हूं कि यह राजनीतिक पार्टियां जो स्वयं अपराधियों को टिकट दे रही हैं, जो कि खुद जो है एक प्राइवेट कंपनियां और परिवार की कंपनियां बन गई हैं, इनका डेमोक्रेसी से कोई लेना देना नहीं है, यह स्वयं राक्षसी हो गई हैं। इनके अधिकांश कृत्य जो है वो अमानवीय हैं और राष्ट्र के लिए अहितकारी हैं। लिहाजा हमें पार्टी विहीन चुनाव व्यवस्था, खर्च विहीन पार्टी विहीन प्रजातंत्र, अपराधी विहीन राजनीति, खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था, साइबर क्राइम फ्री भारत, पेपर करेंसी मुक्त भारत, कर मुक्त भारत, टैक्स फ्री भारत जैसे बहुत सारे जो है ना चीजें करने की जरूरत है। और उसके साथ साथ हमें अपने सिस्टम को जहर मुक्त भी करना है। जहर मुक्त करना बहुत जरूरी है। यदि हम जहर मुक्त नहीं करेंगे तो आने वाले समय में हर 3 में से 2 व्यक्ति कैंसर से पीड़ित होगा और उसे अटेंड करने के लिए 1 व्यक्ति की आवश्यकता होगी। तो इस बात का आप आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि यह कृत्य जो है अत्यंत ही जो है भारी पड़ने वाला है। इसका मतलब है 99% लोग कैंसर या उसकी विभीषिका से लड़ रहे होंगे। तो ये इसे जो है ना प्राथमिकता देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये राजनेता जिन्होंने अपने आप को अमानवीय और भेड़िया बना दिया है, जो मानव को मानव के खिलाफ भड़का रहे हैं, जो मानव को मानव से लड़ा रहे हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हुए अपने आप को सत्ता में काबिज कर रहे हैं, यह व्यक्ति अच्छे कानून, अच्छी व्यवस्था कभी नहीं लाएंगे। चूंकि हमने इन्हें अपने वोट से चुना है, लिहाजा इन्हें हमारी परिवर्तन करना चाहिए। तो हमें यहाँ पर रामायण की उस चौपाई का फायदा उठाना चाहिए कि विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप विष भय बिन होए न प्रीत। तो लिहाजा हमें शुरू में अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से अन्वय विनय प्रार्थना करना चाहिए। यदि नहीं मानते हैं तो उन्हें विवश करने की कोशिश करना चाहिए, और यदि इसके बावजूद भी नहीं मानते हैं तो क्राइम फ्री भारत ऊर्जा केंद्रों के जिस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपकी नकारात्मकता खत्म करते हुए, आपकी हताशा और निराशा को खत्म करते हुए आपको ऊर्जाकृत और प्रकाशमय करेंगे, आप अपना काम अच्छे ढंग से कर पाएंगे, आप ज्यादा लाभ कमा पाएंगे और थोड़े से समय को लगा के अपने से जुड़े लोगों को ऊर्जाकृत करते करते हम 3-4 महीने में ही करोड़ों में पहुंच जाएंगे। और जब करोड़ों लोग अपनी थाली बजाकर, दीपक जलाकर और क्राइम फ्री भारत का वीडियो बजाकर जो है ना चलाकर मांग करेंगे, अनुनय विनय प्रार्थना करेंगे, नहीं मानेंगे तो विवश करेंगे, और यदि नहीं मानेंगे तो इस दौरान ऐसे कर्मयोगियों को सूची बनाते जाएंगे, उन्हें महा ऊर्जा केंद्र बनाएंगे, उनका फायदा लेते हुए इसे पूरे 137 करोड़ लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और यदि ये तब भी नहीं मानते हैं तो इन 5 में से 545 महा ऊर्जा केंद्रों को उम्मीदवार के बतौर खड़ा करके बिना प्रचार के उनको जिताएंगे और इन दुष्ट राजनेताओं को इन्हीं के गेम में
हराएंगे, इनकी जमानत जब्त होगी। आओ भाइयों, समय कम है, इस संदेश को जितने जल्दी प्रसारित कर सकते हो प्रसारित करो और आगे चल के क्राइम फ्री भारत की मेंबरशिप ऐप जैसे ही जारी होता है उसकी मेंबरशिप प्राप्त करिए। अपना कुछ समय संकल्पित करिए, जिसके पास 2 घंटे हो वो 1 घंटा संकल्प ले ले, जिसके पास आधा घंटा हो वो 15 मिनट का संकल्प ले ले। उस संकल्प के दौरान आपके प्रभाव क्षेत्र में कम से कम एक जो है एनआरआई को फोन करके ऊर्जाकृत करिए। दूरस्थ स्थित भारतीय प्रवासी को ऊर्जाकृत करिए और बचे समय में आमने सामने संगोष्ठी करिए, जिसमें 2, 4, 5, 10 जितने भी लोग हैं। बड़े भीड़ होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऊर्जा केंद्र हैं, प्रचार केंद्र नहीं है। आप अपनी ऊर्जा से उन्हें ऊर्जाकृत करते जाइए, उनके अंदर की निराशा खत्म करते जाइए, उनमें पॉजिटिविटी और प्रचार करिए। हम इस ऊर्जा केंद्र के कॉन्सेप्ट के माध्यम से इन राजनेताओं को बेबस कर पाएंगे, और यदि ये बेबस नहीं होते हैं अपने अहंकार में तो हम इन्हें बदल पाएंगे। आओ हम सब मिलकर व्यवस्था में यह परिवर्तन लाके दिखाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देश में कोरोना के मामलों में मामूली गिरावट जारी है। बीते 24 घंटों में कोरोना के 1233 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि इस दौरान कोरोना के कारण 31 लोगों की मौत भी हुई है, जबकि 1876 लोग ठीक हुए हैं। 15,000 से कम हुए एक्टिव केस। राहत की बात यह है कि देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 15,000 से कम हो गई है। अभी देश में कोरोना के कुल 14,704 मरीज हैं। पॉजिटिविटी दर अब 0.03% हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना से अब तक 4,24,87,410 लोग ठीक हो चुके हैं। रिकवरी रेट भी बढ़कर अब 98.75% हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक डेली पॉजिटिविटी रेट 0.20% हो गई है, जबकि साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर अब 0.25% हो गई है। मंगलवार को हुए 6 लाख से ज्यादा टेस्ट भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया है कि भारत में कल कोरोना वायरस के लिए 6,24,022 सैंपल टेस्ट किए गए थे। कल तक कुल 78,85,56,935 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। 183 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगी हैं। इसी बीच देश में अब तक 183 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। 98.64 करोड़ से ज्यादा लोगों को पहली डोज लग चुकी है, जबकि 83 करोड़ दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी बताया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की 184 करोड़ से ज्यादा डोज उपलब्ध कराई गई हैं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी वैक्सीन की 16 करोड़ से ज्यादा डोज उपलब्ध हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।